सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत अच्छे से समझेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, बस देख लेना। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर एज कम्पेयर टू ऑल वीडियोस के जो यूट्यूब पर प्रेजेंट है, बट जितना आपको आगे लैंग्वेज में या फिर डीएसए में यूज होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके जा रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए ही क्यों हमें, है ना। तो देखो, एक कोड जब भी हम लिखते हैं, ठीक है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैं एक क्वेश्चन पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर मैं आपको चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कि आपको एक फर्स्ट होल नंबर 0 से लेकर n तक का सम निकाल कर देना है। किसी भी लेट से यूजर आपको 5 देता है, ठीक है, तो आपको उसका सम बताना है कि 0 से लेकर 4 तक का सम होता है 10, है ना, क्योंकि लेस देन बताना है आपको फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 का सम होगा 10, ठीक है। ये चीज आपको उसको एक्सप्लेन करनी है। तो इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका क्या है कि यूजर क्या कर सकता है, अपने फॉर लूप के थ्रू कर सकता है, ठीक है। जैसे उसने कहा कि इंट n यूजर से ले लो n, है ना, और एक वेरिएबल बना लो सम नाम का, ठीक है, जो इनिशियली 0 होगा, और फॉर लूप में क्या करो, ट्रेस करो 0 इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर i इज लेस देन n तक, और इंक्रीमेंट करते जाओ, और सिंपली फिर सम में ऐड करते जाओ i की वैल्यू को। एक ये तरीका हो सकता है, और यहाँ पे वो सी आउट करा देगा सम को, ठीक है। स्वीट एंड सिंपल तरीका जो सबके दिमाग में आएगा अगर एक क्वेश्चन ये सामने आता है तो, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा 5 वैल्यू के साथ, तो ये हमें 10 देना चाहिए। ओके, तो 10 हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जिसमें हमने क्या करा कि मैंने सिंपली अपना एक फॉर लूप रन करा, ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है कि जो हम स्कूल में मैथ्स में पढ़ते थे कि फर्स्ट n नंबर्स का सम हम एक फॉर्मूले के थ्रू निकालते थे, दैट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ। अब देखना, इससे भी हमें आंसर 10 ही मिलेगा अगर मैं 5 दूंगा ना। तो हमें 10 मिल चुके हैं, है ना। तो यहां भी 10 मिल चुके हैं। पर अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, इसमें जो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी, इसमें और जो मैंने यहाँ पे लिखा, इन दोनों में बेटर कौन है? समझ में आ रहा है? इन दोनों में बेटर कौन है? ये तो एक फर्स्ट कोड हो गया, ये कोड 1 था, ठीक है, जो सेम प्रॉब्लम के लिए मैंने लिखा, ठीक है। ये हमारा कोड 2 था जो मैंने सेम प्रॉब्लम के लिए लिखा, ओके। बट अब इन कोड 1 और कोड 2 में बेटर कौन है? बेटर का मतलब क्या होता है दीपक? देखो, बेटर किस बेसिस पर बेटर है ना। जैसे कई चीजें होती हैं, स्कूल क्लास में बच्चे होते हैं, तो वो बेटर एक दूसरे से किस कंपैरिजन में हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मार्क्स के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हेल्थ के बेसिस में, फॉर एग्जांपल हाइट के बेसिस में। तो ये बेटर की डेफिनेशन होती है उस केस में। लेकिन कोड के केस में कैसे बेटर हम जज करेंगे कि ऊपर वाला कोड 1 बेटर है या कोड 2 बेटर है? तो देखो, कोड के केस में ना हम 2 तरह से चीजें जज करते हैं। पहला, ठीक है, क्या मेरा व्हाइट बोर्ड, ओके, 2 तरीके से हम चीजें जज करते हैं कोड के केस में। पहला हमारा होता है टाइम, ठीक है। फर्स्ट वन इज, बहुत ज्यादा थिक है, ओके, फर्स्ट वन इज टाइम, ठीक है। जितना कम समय वो एग्जीक्यूट होने में ले उतना बेहतर है, ठीक है। खुद सोचो ना, जितना ज्यादा फास्ट कोड होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। एक वेबसाइट पर मैं विजिट कर रहा हूँ और वो वेबसाइट 10 सेकंड तो लोड होने में ले रही है, फिर उसके बाद वो 20 सेकंड ले रही है। अगर मैंने उसे लॉग इन किया तो काफी स्लो है वो वेबसाइट, है ना। तो हम नहीं चाहते, तो टाइम मिनिमम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा। दूसरा, ठीक है, स्पेस वो ऑक्यूपाई जो कर रही है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। स्पेस से मेरा क्या मतलब है? मान लो एक कोड आपने एग्जीक्यूट करा, ठीक है, अब वो हमारा कुछ 10 MB ले रहा है, ठीक है, और एक कोड जो मैं दूसरा एग्जीक्यूट कर रहा हूं वो 500 MB ले रहा है। तो उन दोनों में कौन अच्छा है? जो 10 MB ले रहे हैं, क्योंकि काम दोनों सेम करके दे रहे हैं लेकिन कम स्पेस में। तो कोड के केसेस में ना हम इन दोनों के बेसिस पर जज करते हैं कि कौन सा कोड बेटर है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? पहले तो आपको बेटर की डेफिनेशन क्लियर हुई कि बेटर की डेफिनेशन क्या होती है, जो समय कम लेगा और जो स्पेस भी कम लेगा वो एक अच्छा कोड कहलाएगा, ठीक है।
तो ये चीज तो समझ में आई। ओके, अब आगे बात करते हैं इन दोनों में कौन अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ ना एक मैं नया पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ। यहाँ हम टाइम की बात करते हैं, अभी स्पेस छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। टाइम में अगर ध्यान से देखोगे ना तो हम हमेशा ऑपरेशंस पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? ऑपरेशंस पर। ठीक है, टाइम के कॉन्सेप्ट में कि कितने ऑपरेशंस हमने यहाँ पे परफॉर्म किए। जैसे इस केस में देखना जरा, फॉर कोड 1 में, तो कोड 1 में हम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे? हम n-1 से लेकर 1 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटा मोटा ना n टाइम्स तो ऑपरेशंस परफॉर्म कर ही रहे होंगे। क्यों? ध्यान से देखो, ये जो सम प्लस इज इक्वल्स टू i है, इसमें ऑपरेशन जो हो रहा है हमारा ऐड करने का, वो मिनिमम n टाइम तो होगा ही, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n टाइम्स हो रहा है। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई माइनस देन डिवाइड 3 बार। यहाँ पे ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है? 3 ऑपरेशन हो रहे हैं ओनली। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्योंकि n ऑपरेशंस मोटा मोटा। ठीक है, प्रिसीजन। अच्छा, ये भी याद रखना कि हम ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट्स में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पर फोकस नहीं करते हैं, हम जनरल ट्रेंड पर फोकस करते हैं। मेरी शब्दों पर ध्यान देना, हम प्रिसीजन पर फोकस नहीं करते, हम जनरल ट्रेंड पर फोकस करते हैं। मैं समझाऊंगा इसका मतलब आगे। देखो, मान लो अभी तो मैंने इनकी वैल्यू क्या दी थी? 1000 दी थी, सॉरी 5 दी थी। मान लो मैं 1000 देता, तब क्या होता? तब ये वाला जो हमारा फर्स्ट कोड है ये 1000 बार चलता। समझ में आ रहा है? 1000 ऑपरेशंस करने पड़ते। लेकिन दूसरे वाले कोड को सिर्फ 3 ही करने पड़ेंगे। चाहे 1000 दूं मैं इनकी वैल्यू, चाहे मैं 1 लाख दूं, चाहे 1 करोड़ दूं या 1000 करोड़ दूं। समझ में आ रहा है? तो दूसरा वाला जो कोड है वो 3 ही ऑपरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला कोड है, ठीक है, ये जो कोड 1 है हमारा, ये हमारा n ऑपरेशंस में कंप्लीट होगा। मतलब अगर मैंने 1000 वैल्यू दी तो 1000 बार ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। 1 लाख वैल्यू दी तो 1 लाख बार ऑपरेशन करने पड़ेंगे। 1 करोड़ दी तो 1 करोड़ करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे ऑपरेशंस होंगे। अच्छा, क्या हर जनरल केस में यही होगा कि हमें 2 तरह के अप्रोचेस मिल रही होंगी, 2 या 3, जिसमें से एक फॉर्मूला होगा? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी तो मेरे को नजर आ गया कि फॉर्मूला बन रहा है तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, लेकिन कई केसेस में तो ये हो सकता है ना कि हमें, जैसे हमने पैटर्न वाले क्वेश्चंस करे कि हमें 2 बार फॉर लूप ट्रेस करना पड़ा। लेकिन एक दूसरी अप्रोच ऐसी हो सकती है जिसमें हमें 1 बार ही ट्रेस करना पड़ रहा हो। तो कौन सा ज्यादा फास्ट होगा? ऑफ कोर्स जो फास्ट होगा जिसमें ऑपरेशंस हमें कम यूज करने पड़ रहे होंगे। ओके, तो ये चीज तो एक समझ में आई हमें। अब यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो मैंने आपको नीड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाई, पर उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक सिंपैथेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपको एक फंक्शन कोई भी इनपुट में दिया हुआ है। मान लो एक फंक्शन है जो आपको इनपुट में दिया है। ठीक है, f of x आपको इनपुट में दिया है, लेट्स से आपको उसकी वैल्यू दी है 3n² - 3। ठीक है, अब ये कोई फंक्शन है जो आपको दिया हुआ है इनपुट में। अब इसकी जरा बड़ी वैल्यूज पर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बड़ी वैल्यूज मतलब n की वैल्यू 1000 हो गई मान लो, तो क्या होगा? ये 3n² की वैल्यू क्या होगी? 10⁶, है ना? 3 × 10⁶, और यहाँ पे -3। तो 3 × 10⁶ - 3 के सामने ये 3 कुछ भी नहीं है, इसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। तो वही हमें यहाँ लिखा है, वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन एज n becomes very large if f function n² + 3n, then as n becomes very large the term 3n becomes insignificant compared to n²। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके भी लिख देता, तो ये जो 3n है, ये भी 3n कितना हो जाता? 1000 के केस में 3000 होता। 3000 की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती इन फ्रंट ऑफ 3n²। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या है? सिंपली n² पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? बड़ी वैल्यूज पर हम बड़ी वैल्यूज। अच्छा, एक बात याद रखना कि बड़ी ही क्यों वैल्यूज? क्योंकि हम हमेशा वर्स्ट केसेस को ही ध्यान में रखकर चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्स्ट केस? वर्स्ट केस ये है कि जब हमें सबसे ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि वो इनफिनाइट, n की वैल्यू इनफिनाइट है,
तो यहाँ पे इन्फिनाइट टाइम्स इस लूप को रन करना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पे क्या वर्स्ट केस अगेन इन्फिनाइट है, लेकिन फिर भी हमें 3 ही ऑपरेशन करने होंगे, क्योंकि इन्फिनाइट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 3 ऑपरेशन है। समझ में आ रहे हैं? तो ये याद रखना कि अगर हमें जैसे कोई भी फंक्शन दिया है कि मान लो अब 2 चीजें हैं, ठीक है, एक कोड लिखा हुआ है जिसमें 2 लूप्स चल रहे हैं, एक में n स्क्वायर टाइम पे चल रहा है, एक में n टाइम पे चल रहा है, तो हम n वाले को बड़ी आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि n स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू n वाले से, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे हमने 3n स्क्वायर क्यों नहीं लिया? 3 भी हमें क्या लगता है, इनसिग्निफिकेंट लगता है एज कम्पेयर टू n स्क्वायर के, इसीलिए 3 इंटू n स्क्वायर है, लेकिन 3 भी एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ n स्क्वायर, इसीलिए हम इस फंक्शन को बोल देते हैं कि वो x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है किसका, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है हमारे किसी भी फंक्शन का, ठीक है। ओके, अच्छा, एक नई चीज होती है दैट इज बिग ओ नोटेशन, ठीक है। बिग ओ नोटेशन क्या होती है, जरा देखते हैं, ठीक है। बिग ओ नोटेशंस हम क्यों यूज करते हैं, पहले तो ये समझना। बिग ओ नोटेशंस को हम इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके ओ, और अगर वो n ऑपरेशंस पे होगा तो उसे हम ऐसे लिखते हैं O of n, ठीक है। मान लो अगर वो हमारा n स्क्वायर ऑपरेशन में होगा तो हम लिखते हैं O of n स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। इज अ मैथमेटिकल नोटेशन दैट डिस्क्राइब्स द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन व्हेन द आर्गुमेंट टेंड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू और इन्फिनिटी। तो वो वही बात आ गई कि वो एसिम्प्टोटिक फंक्शन है और वो इन्फिनाइट टाइम्स चलने पर कितनी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा उसे हम बिग ओ नोटेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि बिग ओ नोटेशंस में अगर कोई आपको ऐसे करके क्वेश्चन लिखे कि n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, ठीक है, तो यहां पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी O of n क्यूब। क्लियर है? ओके, अब एक O of 1 होती है। O of 1 का मतलब होता है कांस्टेंट टाइम, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कांस्टेंट, CT लिख रहा हूं। कांस्टेंट टाइम का मतलब है कि देखो ये 3 ऑपरेशन कर रहे हैं 1000 बार में भी, है ना। 1 लाख n की वैल्यू हो जाएगी तब भी 3 ऑपरेशन करेगा, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट टाइम लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कांस्टेंट टाइम को हम O of n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मेरे भी मन में ये आता था कि यहाँ पे हम बिग ओ नोटेशन, एसिम्प्टोटिक फंक्शंस ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम सिंपली टाइम क्यों नहीं बता सकते कि ये जो कोड था मेरा कोड 2 ये 3 सेकंड में रन हुआ, ठीक है। मैं ऐसे क्यों नहीं बोल सकता था, और मैं ये क्यों नहीं बोल सकता था यहाँ पे कि ये 1000 सेकंड में रन हुआ 1 लाख ऑपरेशंस के लिए, है ना। तो ये हम सेकंड्स क्यों नहीं यूज करते हैं? तो देखो, एक चीज मैं ये समझाता हूँ आपको कि जो कोड की रन होने की टाइमिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोड पर डिपेंड नहीं करती, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कि आप किस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या उसकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, क्या उसका रैम है, ठीक है, क्या उसका प्रोसेसर है, कौन सी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ये सारी, आपका इंटरनेट एक्सेस कैसा है अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट किस तरीके से लोड होगी वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। अगर मैं ये सेम कोड को ना, मान लो मैं किसी भी तरीके से एक फंक्शन लिख देता हूँ जो मेरे को टाइम बता देगा कि ये कोड इतनी देर में रन हुआ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं ऐसा, और वो मुझे बता भी देगा। तो मैंने इसे अपने इस लैपटॉप में रन करा, फिर मैंने अपने पुराने वाले लैपटॉप में भी रन करा सेम कोड को, तो क्या होगा, दोनों में टाइमिंग अलग अलग आएगी। हो सकता है मेरा ये वाला लैपटॉप थोड़ा फास्ट रन कर दे और वो वाला थोड़ा स्लो रन करे, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि कोड उसका वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है और हमारे वाले की ज्यादा है, हमारे वाले की कम है और उसकी ज्यादा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक फंडामेंटल वो नहीं हुआ ना बेस की सब उसको एक्सेप्ट कर सके। जैसे हमने साइंस में SI यूनिट्स पढ़ी हैं। SI यूनिट क्या होती हैं? जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो हमें वो वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट बनाना था, इसीलिए हम बिग ओ नोटेशन जैसी चीजें लाए, ठीक है, ताकि सभी
उस चीज को समझ सके कि हाँ इतना समय ये कोड लेने वाला है, एक अंदाजा लगा सके। हमें सेकंड्स में बात ना हो कि 3 सेकंड लगेंगे रन होने के लिए, 1000 सेकंड लगेंगे रन होने के लिए, ठीक है। हमें पता चल गया O ऑफ n मतलब वो n टाइम्स चलेगा, ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा, दैट्स इट। O ऑफ 1 मतलब वो कांस्टेंट टाइम लेगा, होगा कितना ही 3 सेकंड 4 सेकंड, कांस्टेंट है, मतलब वो डिपेंड नहीं करेगा यूजर के इनपुट पर, वो चीज डिपेंड नहीं करेगी, तो वो कांस्टेंट टाइम है, ठीक है। एक सिमिलर तरह का टाइम होता है दैट इज log n, ठीक है। log n। अच्छा यहाँ ना आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जितने भी log पढ़ोगे ना वो सब बेस 2 में होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना log एक्चुअली में होता क्या है। log होता है जैसे अगर मैंने बोला कि log बेस 2 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सिंपली क्या होता है log 2 की कितनी पावर 2 होता है, तो वो यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 2 की 1 पावर 2 होता है। जैसे एक और क्वेश्चन में देखूं, जरा मैं लॉग नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बस मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद एक चीज सिखाने वाला हूँ। देखो जैसे मैंने 8 लिखा तो log 8 की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, तो लेकिन मेरे को ये तो पता है कि log का मतलब ये होता है कि 2 की कितनी पावर है ना, बेस की कितनी पावर उस वैल्यू के बराबर है, 8 के बराबर होती है। तो मेरे को समझ में आया कि x की वैल्यू 3 होनी चाहिए क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, अब जरा एक और चीज देखना, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि log 16, ठीक है, मैंने अगेन बताया ना जब भी log लिखा हुआ मिले तो उसे बेस 2 में ही समझ जाओ। तो log 16, तो मेरे को ये पता है कि 2 की पावर x को मेरे को किसके बराबर रखना है 16 के, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4, क्योंकि 2 की पावर 4 ही हमारी 16 होती है, तो यहाँ पे log 16 4 होता है। तो यहाँ ना एक चीज नजर आ रही है, ये ना बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्यों, देखो मैंने क्या किया, जब 2 ऑपरेशंस किए तो उसने एक हमें एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी, ठीक है, एक वैल्यू एक हुई। जब मैंने उसका टाइम डबल कर दिया, अगर मैं log 4 निकालूंगा ना यहाँ पे log 4, तो log 4 की वैल्यू आती है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो देखो ऑपरेशंस डबल कर दिए लेकिन उसने टाइम को एक ही बढ़ाया। फिर मैंने 4 से देखो 8 मैं 4 से टाइम को 8 कर देता हूँ, 4 से मैंने टाइम को 8 कर दिया लेकिन उसने ऑपरेशन अगेन एक ही बढ़ाया। खास बात होती है ये log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब मैं अगेन ऑपरेशंस को 8 से 16 कर दिया, फिर भी उसने ऑपरेशन को केवल एक ही बढ़ाया। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि मैं हर बार अपने इनपुट को डबल करते जा रहा हूँ लेकिन ऑपरेशन केवल एक से ही बढ़ रहे हैं, कि पहले एक ऑपरेशन हुआ, फिर 2 ऑपरेशन हो गए, 4 पे 8 पे 3 ऑपरेशन हुए, 16 पे 4 ऑपरेशन हुए, 32 पे 5 होंगे, 64 पे 6 होंगे, ठीक है, 128 पे 7 होंगे, ठीक है, 256 पे 8 होंगे, 512 पे 9 होंगे, ठीक है, 1024 पे 10 होंगे। बस इतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर ली तो बहुत अच्छा कोड लिखा है मतलब आपने, ठीक है। log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसमें होती है आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक चीज, इसका नाम होता है बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है O ऑफ log n का, कि हर बार वो इनपुट डबल करने पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ एक ऑपरेशन बढ़ेगा। या इसको उल्टा भी देख सकते हो कि मान लो आपने 32 इनपुट दिया, तो बाइनरी सर्च में करते गए हमें ना एक सेट ऑफ एलिमेंट्स दिया होता है, जैसे एरे बोलते हैं, पर वो हम नहीं पढ़ रहे अभी। हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, उसके अंदर हमें एक किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को ढूंढना होता है और बताना होता है कि वो है या नहीं है, अगर है तो किस इंडेक्स पर है, ठीक है, किस पोजीशन पर है। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम ना आधा करते जाते हैं वो एलिमेंट के सेट को। 32 पे पहले 32 पे चेक किया, फिर 16 पे चेक करते हैं, फिर 8 पे चेक करते हैं, ठीक है, फिर 4 पे चेक करते हैं, फिर 2 पे चेक करते हैं और फिर हमें अपना एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कितने ऑपरेशन हुए, 1 2 3 4 5, बस इतना ही आसान होता है। तो 5 ऑपरेशंस में मैंने 32 एलिमेंट के अंदर सर्च कर लिया, 32 एलिमेंट्स के अंदर। तो O ऑफ log n इतने ज्यादा अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि मेरे को मात्र 5 ऑपरेशन लगे 32 ऑपरेशंस को चेक करने के लिए, और वहीं 64 होते हैं तो मुझे मात्र 6 ऑपरेशन लगते हैं, ठीक है, एक ही तो ऑपरेशन बढ़ा। तो ये एक काफी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ log n की, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ओके, अच्छा अब जरा ना डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का ग्राफ देख लेते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का ग्राफ पहले ही बनता है कैसे, हम एक बार खुद से बनाएंगे। देखो थ्योरेटिकल चीज है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन काम होता है। और मैं अभी एक और चीज और बताऊंगा। देखो यहाँ पे हम n ले लेते हैं, ठीक है, इनपुट,
कि इस तरफ हम एक्स एक्सिस पे इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम अपने ऑपरेशंस देखेंगे कि कितने ऑपरेशंस बढ़ेंगे। तो हमने देखा पहला था कांस्टेंट O of 1, तो वो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इस तरीके से कांस्टेंट होती है वो। एक होता है एक होता है log n, तो वो log n इस तरीके से बढ़ती है धीरे धीरे धीरे। एक होती है O of n, तो वो ऐसे करके होती है, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे n के बढ़ाने पर ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं, n के बढ़ाने पर ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं, n के बढ़ाने पर ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं। ये O of n हो गई, ठीक है। और भी होती है n स्क्वायर हो गई, n log n हो गई, तो उसका मैंने ग्राफ बनाया है, वो हम यहाँ इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, बिगो चीट शीट, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसमें ज़रा थोड़ा सा केयरफुली देखो। सबसे पहले O of 1 वाली, फिर n log n आ गई हमारी, ठीक है, ये O of n है। ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि ग्रीन वाली के अंदर आओगे तो बहुत एक्सीलेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपने बहुत अच्छा कोड लिखा है, ठीक है। ये जो लाइट ग्रीन है ये थोड़ी गुड कोड है। O of n भी अच्छा होता है, O of n स्क्वायर बैड चले जाता है, ठीक है, आई एम सॉरी, O of n log n बैड चले जाता है, और O of n स्क्वायर फिर एक होती है 2 की पावर n, ठीक है, और एक होती है n फैक्टोरियल। 2 की पावर n फिबोनाची करते हुए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी, ठीक है, वो हॉरिबल हो जाती है। तो ये हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट होता है। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स और ऑपरेशंस का ही उन्होंने ग्राफ दिया है कि कितनी ऑपरेशंस हमें करनी पड़ेगी। पर एक चीज और देखना जरा ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं गलती, अब आगे चलकर ना आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस करोगे जिसमें 2 तरह के आपको लूप चलाने पड़ेंगे, एक m पे चलेगा, एक n पे चलेगा। m क्या हो सकता है, मान लो आपको एक अलग एरे का साइज दिया है, एक अलग एरे का साइज दिया है। अब कुछ ने एरे सुना भी नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, एरे सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें m का साइज हमें अलग दिया है और n का साइज अलग दिया है, तो वो क्या करते हैं, और मान लो आपका रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि एक में m स्क्वायर टाइम लूप चलाना पड़ रहा है और एक में n चलाना पड़ रहा है, तो आप कह देंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of m स्क्वायर, और आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप जज नहीं कर सकते जनरल ट्रेंड को देखकर कि m स्क्वायर बड़ा होगा क्योंकि उस पे स्क्वायर है और n छोटा होगा क्योंकि उस पे स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये भी तो हो सकता है कि m की वैल्यू मात्र 2 हो और n की वैल्यू 1000 हो। 2 अलग अलग वेरिएबल्स है ना, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे m स्क्वायर की वैल्यू तो 4 ही हुई, 4 ऑपरेशन, और n की वैल्यू 1000, n सिंगल पावर पे होते हुए भी m स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम m स्क्वायर नहीं लिख सकते, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर हमें इनकी ऐड करके ही बतानी पड़ेगी, मतलब m स्क्वायर प्लस n। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे कई केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि बाहर, जैसे हमने पीछे पैटर्न्स वाले क्वेश्चन किए थे, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रोज ले लो, कॉलम ले लो, n और m करके, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या रहती है। बाहर हम फॉर लूप जो चला रहे थे वो m पर चल रहा था, n पर चल रहा था, और अंदर वाला m पर चल रहा था, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आती, उनके n स्क्वायर या m स्क्वायर नहीं आती, उनकी आती n इंटू m। समझ में आ रहा है, ये उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आती, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं इस कोड की बात करूं, ठीक है, इस कोड को ध्यान से देखो, यहाँ पे रो और कॉलम हमने ली, फर्स्ट लूप हमारा रो के लिए चला और हर एक वैल्यू के लिए कॉलम चल रहा है, तो यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता क्या होगी, बिग O ऑफ रो इनटू कॉलम, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हर रो के लिए कॉलम एक बार चल रहा है। हम रो स्क्वायर नहीं बोल सकते इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन वहीं अगर मैंने एक सिंगल लूप वाला चलाया हो, जैसे ये ये नहीं, जैसे ये देखो, जैसे ये वाला कोड, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने केवल एक सिंगल वेरिएबल लिया और यहाँ पे भी n तक चल रहा है और ये हमारा i तक चल रहा है, मतलब ये भी अगर n की वैल्यू n जाएगी तो n तक ही चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर। समझ में आ रहा है, O ऑफ n इंटू n, दैट इज O ऑफ n स्क्वायर, है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n स्क्वायर जाएगी क्योंकि सिंगल वेरिएबल था। तो ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ी सी बात हो गई, ठीक है।